वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज के इस वीडियो में हम मार्च 2025 का सेक्शन बी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आर है इस सेट के ऊपर, डिफाइन है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। हमें इसे रिफ्लेक्सिव तो दिखाना है, लेकिन ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। बड़ी ही सिंपल सी बात है। रिफ्लेक्सिव आर क्यों है? क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग्स टू आर। तीन ही एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? जो एलिमेंट आर में है, अगर हमने उसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी, वो भी आर में होना चाहिए। क्या इस आर में 2 1 है? नहीं है। इसका मतलब आर सिमेट्रिक नहीं है। लिखेंगे कैसे? 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 आर से बिलोंग नहीं करता, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके। थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव के लिए आप क्या लिखेंगे? दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लेकर चलने हैं जो आर में हो। वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमने लिए, ये वाले 1 2 और 2 3। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू 2 3 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर बीच में से 2 को गायब कर दिया जाए तो क्या 1 3 आर में है? बिल्कुल नहीं है। सो 1 3 डजंट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बस यही हमें यहाँ पर शो करना था। ओके। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है आर और हमें इसे रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो दिखाना है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव। कैसे लिखेंगे? यहाँ से बस आप ये कंडीशन ले लीजिए और दोनों साइड सेम ए लिख दीजिए। ओके। अब बताइए, क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ए लेस देन इक्वल टू ए, इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वल वाली हो रही है, सो ए लेस देन इक्वल टू ए ट्रू है। यानी ए का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ये। आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो इस बात का क्या मतलब है? ए लेस देन इक्वल टू बी। लेकिन क्या बी लेस देन इक्वल टू ए होगा? नहीं होगा। इसलिए बी ए का ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग नहीं करेगा, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव की। इसमें हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। इस बात का क्या मतलब है? ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू सी, देन ए लेस देन इक्वल टू सी होगा। ओके, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सो ए सी किस में चला जाएगा? आर में चला जाएगा। यानी आर इज ट्रांजिटिव। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ चॉइस में एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, तीनों में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। स्टूडेंट ने क्या कहा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तब आएगी अगर हमें एक्स पता होगा। हमें बताना है क्या स्टूडेंट ने सही कहा या नहीं। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए ध्यान से, tan इनवर्स माइनस एक्स, यानी ये वाला, इसका रूल होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। और इसका फॉर्मूला यानी tan इनवर्स 1/x
इसकी वैल्यू कोट इनवर्स एक्स होती है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स होती है अगर एक्स लेस देन 0 हो। तो हमें यहाँ पर केस डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला केस हमने लिया है एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट tan इनवर्स 1/x। ओके, नाउ इस टर्म की वैल्यू तो है माइनस tan इनवर्स x यहाँ से, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, कोट इनवर्स x, यानी माइनस कोट इनवर्स x। इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन लिखेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2। ओके, ये हो गया पहला केस डिस्कस। नाउ सेकंड केस, क्या अगर x लेस देन 0 हो, पहली वैल्यू तो यही रहेगी माइनस tan इनवर्स x। ओके, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, ये वाली वैल्यू अब की बार चेंज हो जाएगी, यानी मैं यहाँ पर अब क्या लिखूँगी, माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x। ओके, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और इन दोनों टर्म्स को हम ऐसे लिखेंगे, माइनस को कॉमन लिखना है आपको, प्लस पाई एज इट इज। अगेन इस टर्म की वैल्यू माइनस π/2 प्लस पाई, पाई में से जब आप π/2 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू π/2 आ जाएगी। ओके, अब बताइए x की वैल्यू चाहे कुछ भी होती, हमारे पास ये कांस्टेंट हैं जो आंसर आ गए हैं। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट ने कहा है कि x की वैल्यू पता होगी तभी इस टर्म का आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स क्लेम इज इनकरेक्ट। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, सिंस वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट either minus π/2 or π/2. So, students' claim is incorrect. Okay, this finishes the question. Now question number 22. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, a और i की वैल्यू गिवन है और हमें ऐसा k फाइंड करके आना है ताकि ये ट्रू हो जाए। सो सिंपल, सबसे पहले हम ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। 3 4 -2 -2 ऐसे एरो अगर आप लगा लेंगे तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, -6 + 4 12 -8 और -8 + 4। इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यूज़ होंगी 1 -2 4 -4। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। a² = ka - 2i, ये वैल्यू पुट हो गई है a² की। ka का क्या मतलब है, a मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर दें, ये है a मैट्रिक्स, और जब आप सभी एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ k लिखा जाएगा ऐसे। नाउ माइनस का 2i का मतलब 2 0 0 2, i यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 4 -2 -4 एज इट इज। नाउ 3k -2, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पर -2k, यहाँ पर 4k और -2k -2 ऐसे, ठीक है। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी 3k -2 = 1, 3k = 1 + 2 यानी 3, और यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ओके, आप चाहते तो इन
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके भी k को डायरेक्ट 1 लिख सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) की वैल्यू गिवन है और हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। सबसे पहले इफ x इज ग्रेटर देन 1, f(x) की वैल्यू क्या होगी? f(x) की वैल्यू है ये x प्लस 1। ये कैसा फंक्शन है? ये है पोलिनोमियल फंक्शन। बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। नाउ सेकेंड केस, इफ x लेस देन 1, f(x) की क्या वैल्यू है? x² प्लस 1। अगेन बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब हम x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं कहीं ये x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस ना हो। हमने क्या किया, x ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, लेस देन 1 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। 1 के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(1). अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं तब हम इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कह देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब इसे रीड करेंगे, x छोटा है 1 से। ओके, जब x 1 से छोटा होता है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है? x² प्लस 1। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 माइनस h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 प्लस 1 की वैल्यू 2। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, रीड कैसे करते हैं, x बड़ा है 1 से, और जब x 1 से बड़ा होता है तब फंक्शन की क्या वैल्यू है? x प्लस 1। जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 प्लस h, और ये वाला प्लस 1 तो पहले से ही लिखा हुआ था, h के प्लेस पर 0 पुट किया, 1 प्लस 1 2। और f(1) यानी जब x की वैल्यू खुद 1 है, इक्वलिटी कहाँ है? यहाँ पर x के प्लेस पर हम 1 पुट कर देंगे। ये देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(1) ये सारी वैल्यूज इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सो f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स and there is no point of discontinuity, कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। ये देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर dx, ये dy लिखा है, 1 प्लस वाई स्क्वेयर को इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ पर dx है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को इसके डिनोमिनेटर में, और जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे आंसर आ जाएगा tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ध्यान से जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो ये हमें इस टाइप की इक्वेशन दिखाई देगी। ओके, कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/x, x डिनोमिनेटर में है, y को आप हटा दें, जो वैल्यू बचेगी वो p की होगी, और q है x²। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, e रेज टू पावर p dx, e रेज टू पावर p की वैल्यू पुट करी, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लोगरिथम x, e और लोगरिथम कैंसिल हो गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। सो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर x, q की वैल्यू x², ये x dx प्लस c, yx इज इक्वल टू, ये क्या है? x का क्यूब, और x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c,
यहाँ से हम y को कैलकुलेट करेंगे तो x से बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4, ये एक x कैंसिल हो जाएगा, प्लस c बाय x which is required answer. Okay. Now question number 25. Two dice are thrown together. A be the event of getting 6 on the first die and B be the event of getting 2 on the second die. Are the events A and B independent? Two events independent कब होंगी? अगर P of A intersection B की वैल्यू P of A into P of B आ जाए। चलिए चेक कर लेते हैं। A इवेंट हमने क्या मानी? गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 6 1, 6 2 अप टू सो ऑन 6 6 तक। ओके। और इसकी प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ ए 6/36 यानी 1/6। ओके। सिमिलरली बी हमने क्या इवेंट मान ली? गेटिंग 2 ऑन सेकेंड डाई। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और 6 2। ओके। और पी ऑफ बी की वैल्यू 6/36 यानी 1/6। ए इंटरसेक्शन बी बताइए कौन है जो दोनों में कॉमन है? ये 6 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी ये एक एलिमेंट है जो दोनों साइड्स में है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36। ओके। अब हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। नाउ पी ऑफ ए इंटू पी बी, पी ऑफ ए की वैल्यू 1/6 और बी की 1/6 क्या आ गई? 1/36। और ये किसके इक्वल है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसी के साथ सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।